Hello everyone, Sat Shri Akal, and you are watching Full Facts Law, and I am Anuj Kumar Singh. I am here to present you with the topic on Indian Evidence Act of 1872. In our previous video, we have discussed about the introductory part, about the preamble, and about the definition, that is the interpretation clause. Now in this particular video, we will discuss about the relevant fact, what is called as relevant fact in issue we have discussed, on what things evidence can be given, and what are the classification of evidence, that is the direct, circumstantial, and many more, which we will discuss in detail. So let us start with the discussion of what is called as relevant. It is also defined in the interpretation clause, that is section 3, but I would like to give you a very detailed analysis about what relevant as a word is. When we talk about relevant, it means a fact is said to be relevant to another. कब एक fact relevant होता है other से? When one is connected with the other in any of the ways mentioned in section 6 से लेकर के section 55 में. तो ये चीज ध्यान दीजिए कि जब हम बात करते हैं relevant की, तो एक फैक्ट कब रेलेवेंट होता है दूसरे से? जब वो कनेक्टेड हो. किस तरीके से हो? सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 55. इसका ये मतलब हुआ कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट है, अगर वो सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 55 के किसी भी प्रोविजन में फॉल करता है, then that particular fact will be considered as a relevant fact. तो एक फैक्ट रेलेवेंट तभी होगा जब वो सेक्शन 6 से सेक्शन 55 के बीच में फॉल करे. क्यों जरूरी है एक फैक्ट को रेलेवेंट होना या एक पर्टिकुलर फैक्ट को फॉल करना विद इन द परव्यू ऑफ फैक्ट इन इशू? बिकॉज ऑफ सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. When we talk about section 5, it says that evidence can only be given on fact in issue and relevant fact. तो जो एविडेंस होता है, एक चीज पहले मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ईच एंड एवरी फैक्ट इज नॉट परमिसिबल इन द कोर्ट. ओनली दोज फैक्ट्स आर परमिसिबल which are allowed by virtue of Indian Evidence Act of 1872. Because facts बहुत सारे होते हैं. मैंने पहले कहा था anything, state of thing, relation of thing जो हम perceive कर सकें वो fact है. तो सारे facts permissible नहीं होते हैं या सारे fact admissible नहीं होते हैं. वही fact admissible होते हैं जो या तो फिर fact in issue हो या फिर relevant fact. So section 5 is very very crucial. That is the reason why I have stated the definition of relevant. I hope this is very clear. The other point which I want to highlight now is about the classification of evidence. अब evidence कितने तरीके के होते हैं, उनकी क्या classification होती है, that we will discuss in detail. So the other topic is of classification of evidence. जब हम एविडेंस की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यहां पे होगा पहली बात तो डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. तो ये हो गया डायरेक्ट एविडेंस, ये हो गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. जो हमारा आज का डिस्कशन होगा वो होगा डायरेक्ट एविडेंस पे. वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट डायरेक्ट एविडेंस इज. देखिए, जब बात हम करते हैं डायरेक्ट एविडेंस की, डायरेक्ट एविडेंस में हम बात करेंगे इन डिटेल आई विटनेसेस. व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट एविडेंस, इट मींस अ पर्टिकुलर आई विटनेस हु हैज एक्चुअली सीन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट. तो उसकी क्या टेस्टिमनी होती है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होती है, क्या सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ द आई विटनेस कन्विक्शन कैन बी हेल्ड और नॉट. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं विच वी विल डिस्कस इन डिटेल. अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डायरेक्ट, व्हाट इज अ डायरेक्ट एविडेंस? डायरेक्ट एविडेंस इज अ काइंड ऑफ एविडेंस वेयर conviction can be held solely on the basis of that evidence. और इसकी credibility बहुत ज्यादा होती है. डायरेक्ट एविडेंस मतलब ये होता है कि
अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हमें नहीं देखने हैं, हमें वो पर्टिकुलर एविडेंस देखना है और ये देखना है कि क्या उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस है कि नहीं, बस। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सर्कमस्टेंस में, उसमें चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं। डायरेक्ट एविडेंस में बस ये देखा जाता है वो एविडेंस क्या है और उसकी ट्रस्टवर्दीनेस क्या है। ध्यान दीजिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ अ पर्टिकुलर एविडेंस और विटनेस, उसका पूरा कोर्ट में प्रोसीजर होता है, जैसे एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हम अभी कायदे से कवर करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। सो डायरेक्ट एविडेंस में जब हम बात करते हैं तो पहला क्या आ जाता है, आई विटनेस। एक चीज ध्यान दीजिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द टेस्टिमनी ऑफ द आई विटनेसेस, उसके टेस्टिमनी पे कन्विक्शन हो सकता है, कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है। पर एट टाइम्स क्या होता है जब हम बात करते हैं आई विटनेस की, कि व्हेन दे हैव गिवन देयर स्टेटमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, they might commit some kind of errors, or in their statement there may be some kind of डिस्क्रिपेंसीज, मतलब कुछ स्टेटमेंट वो भूल गए थे, कुछ स्टेटमेंट वो क्लियरली नहीं बता पा रहे थे, या दे कुड नॉट एबल टू टेल एग्जैक्टली द नंबर ऑफ वुंड्स on the victim's body, or they could not able to tell what kind of weapon was used. So ये जो चीजें errors हैं या discrepancies हैं, ये क्या उस particular eye witnesses की टेस्टिमनी को डिस्कार्ड कर देते हैं कि नहीं, क्वेश्चन ये है। तो क्लियरली एविडेंस एक्ट ये कहता है कि माइनर एरर्स और डिस्क्रिपेंसीज को आप इग्नोर कर सकते हैं और आई विटनेसेस की टेस्टिमनी को एडमिसिबल किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत माइनर एरर होने चाहिए। तो बाय वर्च्यू ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ द आई विटनेसेस कन्विक्शन कैन बी हेल्ड एंड माइनर एरर्स शुड बी डिस्कार्डेड। माइनर एरर्स के बेसिस पे टेस्टिमनी ऑफ द आई विटनेसेस शुड नॉट बी रिजेक्टेड। एकदम क्लियर ये चीज दिमाग में डाल दीजिए। माइनर डिस्क्रिपेंसी से मतलब नहीं होता है, पर अगर इफ देयर इज मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज देन द टेस्टिमनी ऑफ द आई विटनेसेस कैन बी डिस्कार्डेड। जो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, जो मेजर डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, उसमें क्या होता है, उसको हम तब उस एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेजर नहीं होना चाहिए, माइनर चल जाएगा। अगला पॉइंट जो हम बात करते हैं वो ये है कि एग्जैजरेशन इन एविडेंस। एट टाइम्स when a particular eyewitness gives his testimony in the court of law, he exaggerates the whole situation, he exaggerates the facts in issue, he exaggerates all the materials. So solely on the basis of exaggeration, can his testimony be rejected? No, testimony cannot be rejected solely on the basis of exaggeration of statement. So exaggeration of statement पे evidence reject नहीं होता है। It is the responsibility of the court to find out what all things are relevant for the case and what all things are not relevant for the case. I think so this point, particular point is clear. अब अगला पॉइंट जो हम बात करते हैं वो है इनिमिकल एविडेंस, इनिमिकल विटनेस। कौन इनिमिकल विटनेस होता है? इनिमिकल विटनेस वो होता है who is not friendly to the accused. If a particular witness is an inimical witness and he gives his testimony in the court of law, can his testimony be rejected solely on the ground that he is related to the victim? क्या इस बेसिस पे रिजेक्ट किया जा सकता है, या इस बेसिस पे भी रिजेक्ट किया जा सकता है कि दैट पर्टिकुलर विटनेस डज नॉट हैव गुड रिलेशंस विद द अक्यूज्ड? कोर्ट ने क्लियरली कहा है, एविडेंस एक्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर कोई विटनेस है वो इनिमिकल विटनेस है, मतलब वो फ्रेंडली नहीं है अक्यूज से, तो उसकी टेस्टिमनी मतलब एडमिसिबल होती है, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसको कैसे रिजेक्ट किया जाता है? उसकी ट्रस्टवर्दीनेस में। तो एक चीज इससे बहुत क्लियर हो जाती है कि जब हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस, इन दैट पर्टिकुलर केस द टेस्टिमनी ऑफ डिसीज्ड सिस्टर वाज गिवन in the court. For example, now the deceased sister is not very friendly with the accused, but her statement will be admissible in the court of law. The thing is, her statement should inspire the confidence of the court. ठीक है, तो रिलेशनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रस्टवर्दीनेस होना चाहिए।
अगली चीज जो हम बात करते हैं, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसिक्यूट्रिक्स, इट मींस अ क्रिमिनल एक्ट हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट अ वुमन, चाहे वो सेक्शन 375 हो, चाहे वो सेक्शन 376 हो, चाहे वो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन हो। तो सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स कन्विक्शन कैन बी हेल्ड। तो कन्विक्शन सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स के स्टेटमेंट पे कन्विक्शन हो सकता है, कोरोबरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल गैंग रेप है, गैंग रेप में क्या होता है कि जो मतलब विक्टिम है, शी हैज आइडेंटिफाइड द अक्यूज्ड एंड शी गेव द स्टेटमेंट इन द कोर्ट दैट दीज individuals have committed gang rape on her. Now the statement of the victim is enough to convict the accused. बस वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कोर्ट को बस यही चीज एग्जामिन करनी है। अगली बात, at times their eyewitness not injured, as I have told you that when we talk about eyewitnesses, eyewitnesses have actually seen the commission of a crime. So suppose that a particular eyewitness has seen B committing a crime on A, but the eyewitness is not injured in the process. तो क्या उसकी जो टेस्टिमनी है वो एडमिसिबल होगी कोर्ट ऑफ लॉ में कि नहीं? एविडेंस एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट इवन इफ eyewitness is not injured, his statement is admissible in the court of law. It should be credible, it should be trustworthy and it should inspire the confidence of the court. बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी एडमिसिबल होगा। द अदर थिंग इज इंजर्ड विटनेस। अभी तो मैंने कहा कि नॉट इंजर्ड एडमिसिबल है, इंजर्ड विटनेस it means that a particular eyewitness who has seen the commission of the crime, who has seen the commission of a crime, has injured as well in that particular process. Now whether his particular statement is admissible in the court of law or not, yes, his statement is also admissible, और वो बहुत ही मतलब उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हिज इंजर्डनेस। तो जो चूंकि वो इंजर्ड हो चुका है तो उसका जो वैल्यू है इट इज एक्सटेंडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और वो भी एडमिसिबल होगा, बस ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, जो मैंने पहले कहा था। अगला पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो है स्टर्लिंग विटनेस। स्टर्लिंग विटनेस कौन होता है? ठीक है, हु इज कॉल्ड एज अ स्टर्लिंग विटनेस? जब हम बात करते हैं स्टर्लिंग विटनेसेस की, दोज विटनेसेस हु आर ट्रुथफुल एंड रिलायबल, दे शुड बी ट्रुथफुल, they should be reliable and their testimony should be of a very great extent. तो वो witnesses जो truthful होते हैं, जो reliable होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Sterling witness. एक केस है क्यूरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, प्लीज गो थ्रू इट। उसमें क्लियरली था स्टर्लिंग विटनेस वो विटनेस होते हैं जो जिनकी बहुत हाई क्रेडेंस होती है और उनकी वैल्यू भी बहुत हाई हो जाती है, और इन्हीं की जो टेस्टिमनी होती है वो कोर्ट एक्सेप्ट करती है। ध्यान दीजिएगा। The other thing which I want to highlight is witnesses status is immaterial, their trustworthiness is material. तो witness की status है उसका, वो तो हर इंसान का अपना status होता है, उससे material नहीं होता वो क्या statement देता है, and whether his statement inspires the confidence of the court, that is crucial and important. Other thing बहुत ही important है, वो है interested witness। एक interested witness कौन होता है? Please go through this particular point very very thoroughly. तो interested witness कौन है? When we talk about interested witness, a witness who is interested in the conviction of the accused and who is related to the victim in some way or the other. तो क्या ये पर्टिकुलर विटनेस जो है, क्या इसकी स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी कि नहीं कोर्ट ऑफ लॉ में? बाय वर्च्यू ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अन इंटरेस्टेड विटनेसेस टेस्टिमनी इज
admissible in the court of law. It is just that his testimony should inspire the confidence of the court. तो solely इसके बेसिस पे कि वो इंटरेस्टेड है उसकी टेस्टिमनी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता. लेट अस टेक द एग्जांपल अगेन ऑफ द सुशांत सिंह राजपूत केस. इन दैट पर्टिकुलर केस द टेस्टिमनी दैट वाज गिवन बाय सुशांत कुक, बाय सुशांत मैनेजर, बाय सुशांत सिस्टर्स, दे आर interested witnesses because they are somewhere related to the deceased, that is Sushant. So उनकी जो statement होगी उसको आप सिर्फ इस बेसिस पर रिजेक्ट नहीं कर सकते कि वो interested witness हैं. हाँ, बस ये है कि court should take caution, मतलब they should take enough caution. एविडेंस की ट्रस्टवर्दीनेस पे हमें फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा. रिलेशनशिप ऑफ अ विटनेस विद द विक्टिम और द अक्यूज्ड इज इमटेरियल. क्या मटेरियल होता है? हिज ट्रस्टवर्दीनेस, हिज क्रेडिबिलिटी. जो टेस्ट होता है कोर्ट करती है अपने हिसाब से. कैसे टेस्ट होता है वो? एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है. तो ट्रस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम, बिकॉज जुडिशियल सिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस. तो अगला पॉइंट जो हम एक बात करना चाहते हैं वो ये है कि कभी कभी क्या देयर माइट बी सिचुएशन दैट अ पर्टिकुलर इंटरेस्टेड विटनेस अपीयर्स नेचुरली. वो कभी कभी नेचुरली साइट पे पहुंच जाता है जहां पे क्रिमिनल एक्ट कमिट किया गया हो. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वो कंसिडर्ड हो जाएगा एज अ नेचुरल विटनेस एंड हिज स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड इन द कोर्ट ऑफ. अब जैसे एक पर्टिकुलर केस है, हम इंटरेस्टेड विटनेस पे, चूंकि सुशांत सिंह वाला केस हमने आपको बता ही दिया है. एक पर्टिकुलर केस और है, अमित सिंह बिक्रम सिंह ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. In this particular case, a shop owner was returning with his assistant, and his assistant saw that a particular person attacked the shop owner. उसने देखा. अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो असिस्टेंट है वो इंटरेस्टेड है, वो एक इंटरेस्टेड विटनेस है क्योंकि वो किसी तरीके से एसोसिएटेड था शॉप ओनर से. तो क्या इसकी स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी? बिल्कुल एडमिसिबल होगी. इसकी स्टेटमेंट रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है. बस it should inspire the confidence of the court. I think so this particular point is clear now. The other point is hostile witness. Who is called as hostile witness? Hostile. When we talk about hostile witness, he is a witness who now is completely like ignorant. He has basically ignored, he has basically पूरा तरीके से वो पलट गया है. मतलब कि प्रोसिक्यूशन ने उसको प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट टू गिव हिज टेस्टिमनी और वहां उसने पलट दिया अपना बयान. तो जो उसकी स्टेटमेंट थी उसने वो पलट दिया. क्या हॉस्टाइल विटनेस की जो टेस्टिमनी है क्या वो एडमिसिबल होगी कोर्ट में? उतने तक ही सिर्फ एडमिसिबल हो सकती है जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोसिक्यूशन के केस में. तो अ हॉस्टाइल विटनेसेस टेस्टिमनी कैन बी एक्सेप्टेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन इन द प्रोसिक्यूशन केस. तो कोर्ट हैज टू मतलब बी वेरी अवेयर, वेरी कॉशियस अबाउट हॉस्टाइल विटनेस. कहां तक उसकी रेलेवेंसी होगी प्रोसिक्यूशन के केस में, बस उतना ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी रिजेक्ट कर देगा. तो हॉस्टाइल विटनेसेस वही होते हैं जो पलट जाते हैं अपने बयान से. तो उनका भी जो टेस्टिमनी है वो भी एडमिसिबल है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. अगला पॉइंट है विच आई वांट टू हाईलाइट इज चाइल्ड विटनेस. क्या एक चाइल्ड है उसकी जो टेस्टिमनी है क्या वो एडमिसिबल होगी कोर्ट ऑफ लॉ में? बिल्कुल होगी, बिकॉज चाइल्ड इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस. बट there should be some kind of corroboration. थोड़े और एविडेंसेस होने चाहिए टू सपोर्ट द टेस्टिमनी ऑफ द चाइल्ड विटनेस. वरना चाइल्ड विटनेस जो होता है वो बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट होता है, तो उसकी भी स्टेटमेंट एडमिसिबल होती है. पुलिस क्या एज अ विटनेस काम कर सकती है? At times they do investigation, so whether they can be considered as a witness and their testimony can be considered as relevant in the court of law, yes. पुलिस की भी जो टेस्टिमनी होती है वो भी कंसिडर होती है. उसको सिर्फ आप इस बेसिस पर रिजेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक पुलिस की टेस्टिमनी है. हम लोग वो अलग बात है कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन देयर कैन बी सम काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज. दैट इज द रीजन व्हाई वी
do not trust the police organization, but their testimony is also very very admissible in the court. फिर वही है, inspire the confidence of the court होना चाहिए. तो पुलिस भी विटनेस जैसा बर्ताव कर सकता है. अच्छा, अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो टेस्टिमनी है, क्या वो एडमिसिबल होती है कोर्ट ऑफ लॉ में? तो एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का केस है. चलिए हम सुशांत सिंह राजपूत का ही केस लेते हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सर्च्ड सर्टेन प्लेसेस, they have collected some evidences, they have like raided certain places. So if that particular investigating officer gives his testimony according to the basis of the facts and circumstances of the case, then his testimony is also admissible in the court of law, but it should inspire the confidence of the court. तो उसकी भी टेस्टिमनी एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट नहीं होगी. ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा. अनदर पॉइंट इज विच इज कॉल्ड एज चांस विटनेस, जो अपीयर हो जाते हैं अचानक से, बाय चांस, बाय कोइंसिडेंस जो विटनेसेस होते हैं उनको हम कहते हैं चांस विटनेस. सो वेदर द टेस्टिमनी ऑफ द चांस विटनेस इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ और नो? एडमिसिबल तो है. एविडेंस एक्ट भी ये कहता है कि देयर टेस्टिमनी इज एडमिसिबल, बट कोर्ट शुड टेक very precautionary step. They should be cautious while examining his testimony, and that particular chance witness should prove in front of the court that how he was present in that particular scene. तो उसको ये बताना पड़ेगा कि वो कैसे उस पर्टिकुलर क्रिमिनल सीन पे मौजूद था, क्योंकि चांस विटनेस कभी कभी बहुत ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि हैम्पर कर सकते हैं दी एंटायर प्रोसेस. अब अचानक से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पर्सन वो अचानक से कोर्ट में चला जाता है कि मैंने देखा है, और बल्कि उसने कुछ नहीं देखा है, तो कोर्ट को थोड़ा कॉशन बरतना पड़ेगा और वो चांस विटनेस को कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि वो कैसे उस पर्टिकुलर सीन में पहुंचा. तो अब फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आई विटनेस है, वो साइलेंट स्पेक्टेटर का तरीके से काम कर रहा है. मतलब कि अ पर्टिकुलर आई विटनेस हैज सीन द कमीशन ऑफ अ क्राइम बट ही हैज नॉट एक्टेड. मतलब कि ही कुड नॉट एबल टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट विच वॉज कमिटेड. ही वॉज स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड ही वॉज डूइंग नथिंग. सो वेदर हिज टेस्टिमनी कैन बी एडमिसिबल इन द कोर्ट? यस, because each and every individual has his own way of thinking while they see a particular crime being committed. So his testimony is also admissible, but it should be trustworthy and it should inspire the confidence of the court. अच्छा, अब जैसे होता है एक वर्ड है जिसको कहते हैं रस्टिक विटनेस. रस्टिक विटनेस वो विटनेस होता है जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होता है, पर उसकी भी टेस्टिमनी एडमिसिबल होती है. हिज स्टेटमेंट शुड बी टेकन एज अ होल एंड इट शुड इंस्पायर द कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट. तो मुझे लगता है कि वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट व्हाट काइंड ऑफ विटनेसेस आर देयर, व्हाट इज देयर evidentiary value, whether their statement is admissible in the court of law, whether their statement can be rejected, can be accepted. A lot of things have been discussed. So please go through it, read the Bail Act to get a very clear understanding about the subject. In the next video we will discuss about the further process, that is the circumstantial evidences part. Till then, relax, enjoy, be brave, पढ़िए. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.